नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से यूकेपीडिया में। आज नया ज़िला है चंपावत। अल्फ़ाबेटिकली हम लोग चल रहे हैं। जैसा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, तो कुछ लोग तो इसमें लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है इसे नहीं कर रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, पर जिन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है कम से कम उनके लिए ही सही ये सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। बात करें देखिए चंपावत ज़िले की, तो आप लोगों के सामने मैप दिख रहा है चंपावत ज़िले का। चंपावत ज़िले के अगर आप बनावट की बात करें, अभी मैं नीचे जाऊंगा, भौगोलिक स्वरूप में जाऊंगा, तो चंपावत ज़िले के पूर्व में ये पूरा जो वाइट वाला पोर्शन है ये तो नेपाल है। अगर देखिए पश्चिम की बात करें तो ये पूरा का पूरा पश्चिम में इसका नैनीताल ज़िला आ रहा है। ठीक है, नैनीताल ज़िला है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दोनों ही संयुक्त रूप से कहा जाए, अगर ज़िले वाइज आप बात करेंगे तो ये आपका उधम सिंह नगर ज़िला येलो कलर में है ये पूरा, और यहाँ आपका नेपाल है। तो दक्षिण में अगर आप बात करें तो प्योरली दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर ज़िला और आपका क्या बोलते हैं नेपाल दोनों ही शामिल हैं। ऐसी अगर आप उत्तर की बात करें चंपावत ज़िले के उत्तर में, तो देख लीजिए चंपावत ज़िले के उत्तर में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दोनों ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर चंपावत की सीमा की बात करें तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, तो कुल मिला के 4 जिलों से और एक नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बनाता है। और इसकी जो भौगोलिक बनावट है उस बनावट को अगर आप लोग देखें तो क्या बोलते हैं, पूरब में पिथौरागढ़ के बाद जो है दूसरे नंबर पर पूर्वी जिला जो है ये चंपावत है। खैर, बात करें इसके नामकरण की तो मुख्य फैक्ट की तरफ वापस चलते हैं, और इसके जो नामकरण को लेकर के इतने समय से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे कि क्या क्या इसके नामकरण को लेकर के बात की जाती है। उन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि चंपावत ज़िला है तो छोटा सा ज़िला, पर क्योंकि ये वो ज़िला है जिससे कुमाऊं का नामकरण कुमाऊं हुआ, पर आज मैं इस ज़िले के नामकरण को लेकर जो मतभेद या जो मत चलते हैं, विभिन्न मत चलते हैं, उनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच चर्चा सबसे पहले करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात करें चंपावत ज़िले के जो नामकरण के लेकर के 3-4 जो मत चलते हैं, उन मतों में सबसे पहला जो मत है, जो लोक प्रचलित मत है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि चंद राजा जो थे, सोमचंद, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चंद डायनेस्टी इसी चैनल में पढ़ लिया हो, कहीं भी पढ़ा हो, पर अगर आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अन्य जगह पढ़ा है तब भी वेल एंड गुड। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा कि चंद राजवंश के संस्थापक जो है सोमचंद थे, और जिनकी पत्नी जो है माना जाता है कि अंतिम प्रभावशाली जो कत्यूर शासक थे बीरमदेव या ब्रह्मदेव, उनकी पुत्री थी और उसका नाम चंपा था। और कहा जाता है कि बीरमदेव या ब्रह्मदेव ने जो है झूसी से आए जो राजकुमार थे सोमचंद, उनसे अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, और विवाह करवा के करीब 300 नाली ज़मीन दे करके वर्तमान चंपावत क्षेत्र में उसे बसाया। और बसाने के बाद कहा जाता है कि सोमचंद के द्वारा अपनी पत्नी, क्योंकि उसे दहेज में ही ये भूमि मिली थी, तो पत्नी के नाम पर जो है चंपावत गढ़ी का सृजन किया, और इसी चंपावत गढ़ी के कारण जो है इस संपूर्ण ज़िले का नाम बाद में जाकर के क्या बन गया, चंपावत बन गया। ये एक लोक प्रचलित मत है, जो सर्वमान्य तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सर्वमान्य मत अभी तक इसको लेकर के कोई नहीं है, पर हाँ चंद डायनेस्टी पढ़ते हैं आप लोग तो वहाँ पर इसका जिक्र आप लोग लंबा चौड़ा पढ़ते ही हैं। दूसरा जो मत इसके रिगार्डिंग है, इसके संबंध में है, वो ये क्या है देख लीजिएगा। इसके निकट जो बहने वाली गंडकी नदी है उसे भी तब चंपावती नदी ही कहा जाता था। जो गंडकी नदी अब भी बहती है उसे भी चंपावती नदी कहा जाता था। संभवतः चंपावती नदी के किनारे होने के कारण इसे क्या कहा गया, चंपावत कहा गया। ये दूसरी लोक मान्यता है। तीसरी लोक मान्यता है कि वर्तमान जो बालेश्वर मंदिर परिसर है उसमें एक मंदिर, एक देवी का मंदिर है जिसे चंपावती देवी कहा जाता है, और इसका संबंध नीचे वाले फैक्ट से जुड़ता है, इससे जुड़ता है। कहा ही जाता है कि डोटी के जो मल्लवंशी राजा थे, रेखा या राई लिखते थे, उनमें से वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर जो है चंपा नाम से राजधानी बनाई। चंपावत नाम इसी का अन्य रूप माना जाता है, जो बाद में जो है चंपावत बना, क्योंकि सोमचंद भी कभी न कभी मल्ल राज शासकों के, या ये कह लीजिए कि डोटी के अधीन रहा, नेपाल के अधीन रहा, और नेपाल के अधीन रहने की वजह से जो डोटी के मल्ल शासक थे उनकी कुल देवी के नाम पर जो है चंपावती नगर की नींव रखी। ये कहा जाए तो दूसरी लोक मान्यता है।
ठीक है। ये वो लोक मान्यता है जिसे भी स्थानीय तौर पर मान्यता मिलती है। पर कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को ज़्यादा देख रहे होंगे कि ये जो लोक मान्यताएं हैं वो सोमचंद से ज़्यादा जुड़ती हैं, इसलिए सोमचंद पर बनने वाली कहानियाँ ज़्यादा जो है सही मानी जाती है। हालांकि एक लोक मान्यता जो सबसे हट करके है वो ये है कि महाराष्ट्र में चंपावती नामक एक प्रसिद्ध स्थान था जिसका नामकरण जो है राजा विक्रमादित्य की बहन के नाम पर रखा गया था। राजा विक्रमादित्य की बहन का नाम चंपा था, तो चंपावती जो है उस स्थान का नाम रखा गया था। और ये माना जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य थे उसकी बहन जो है शंकराचार्य परंपरा को मानने वाली महिला थी। तो शंकराचार्य परंपरा है क्या? शंकराचार्य परंपरा कहते किसे हैं? क्योंकि आप पूरे उत्तर भारत या उत्तराखंड की बात जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग ये जानते हैं कि शंकराचार्य की परंपरा थी क्या कि आप पलायनवादी बनिए, पलायन कर करके जो है अपने धर्म का प्रसार प्रचार करिए, अपने विचारों का प्रसार करिए। इसीलिए उत्तराखंड में जितने प्राचीन मंदिर हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक शंकराचार्य का नाम जोड़ दिए जाने की परंपरा रही है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। तो ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में कभी बौद्ध या गंध विहार रहा होगा, इस जो बालेश्वर मंदिर परिसर है उसमें। तो जो कट्टर ब्राह्मण थे जो शंकराचार्य परंपरा को मानने वाले थे, उनमें से विक्रमादित्य की बहन भी थी। उन्होंने जो है यहाँ चंपावत आकर के जो है बालेश्वर मंदिर जो है, इस बौद्ध विहार का नाम बालेश्वर मंदिर रखा। बालीश्वर है, वैसे बाली के ईश्वर का मंदिर बोला जाता है, यानी कि शिव मंदिर है, ये रखा। और चूंकि ये स्थान में जो है चंपावती आई थी तो बाद में विक्रमादित्य के द्वारा इस स्थान का नाम जो है चंपावती रख दिया, ऐसी भी लोक मान्यता है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि 2-3 जो लोक मान्यताएं हैं उन लोक मान्यताओं में सोमचंद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। चाहे तो उसने मल्ल की इष्ट देवी के रूप में रखा हो, चाहे तो अपनी पत्नी के नाम पर रखा हो, पर सोमचंद वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। इसके अलावा देखिए वायु पुराण में भी चंपावत का नाम जो है चंपावपुरी मिलता है। ये तो हो गया नॉर्मल सा इसके नामकरण को लेकर बात। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो चंपावत का मुख्यालय जो है चंपावत में ही है। इसके पड़ोसी जिले, देश या राज्य जो है पूर्व में नेपाल, अभी मैंने दिखा दिया, पश्चिम में नैनीताल, उत्तर में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, दक्षिण में उधम सिंह नगर और नेपाल, दोनों ही आप लोग देखते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है 1786 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो पूरे राज्य की जनसंख्या 2.57% जनसंख्या जो है चंपावत जिले की है। 147 यहाँ का जनघनत्व है और साक्षरता है 79.83। यहाँ जो है 5 तहसीलें चंपावत, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट हैं। और मंच पुल्ला जो है 2, पुल्ला को गुमदेश भी कहा जाता है, 2 जो है उप तहसीलें यहाँ की हैं। और यहाँ 4 जो है विकासखंड है, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। इसके अलावा यहाँ का लिंगानुपात जो है 980 है और आने वाला भविष्य तो और ज़्यादा खतरनाक है कि 873 ही केवल यहाँ का लिंगानुपात है। विधानसभा सीटें की बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट। और आप लोग ये जानते हैं कि चंपावत इस बार की हॉट सीट रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो चंपावत है इस बार, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वहाँ कैलाश गहतोड़ी जो है वन निगम के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व विधायक, उनके स्थान पर जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने चंपावत विधानसभा का चुनाव इस साल जीता। और आप लोग जानते हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है तो इसकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा अब है। बात करें संक्षिप्त इतिहास की, छोटे से इतिहास को लेकर के चलें। चंपावत बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करें, थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें समय तो लगेगा। मैं इसे 2 पार्ट में रखूँगा, छोटे छोटे वीडियोज़ के तौर पर। लंबी वीडियोज़ आप लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं शायद, इसलिए जो है मुझे लंबी वीडियोज़ बनानी नहीं पड़ेंगी। संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो 15 सितंबर 1997 को जो है ये ज़िला बना। चंपावत को अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है। अतीत का स्वप्निल नगर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है, बट हाँ ये चंदों के द्वारा जो है इसे अपने मन मुताबिक इस्टेब्लिश किए जाने के कारण हो सकता है ये नामकरण जो है हुआ हो। स्कंद पुराण के मानसखंड में इस क्षेत्र के संबंध में जो है अनेक प्रसंग है, क्योंकि इसी क्षेत्र के संबंध में जो कानदेव या क्रांतेश्वर नामक जो पर्वत है उस पे माना जाता है कि भगवान शिव का कुर्म अवतार या कच्छप अवतार हुआ था, जिसके कारण कुर्म अवतार के कारण ही जो है उस क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र का नाम कुमाऊं पड़ा। आज उस कुमाऊं में 6 जिले जो है समाहित है। तो इसलिए स्कंद पुराण का वाला कॉन्सेप्ट मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूं, क्योंकि मैंने शायद इसे उत्तराखंड के इतिहास में आप लोगों के सामने रख दिया है कि क्यों कुमाऊं का नाम कुमाऊं पड़ा।
तो ये माना जाता है कि इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से चंद्रवंशी राजकुमार सोमचंद ने ज्योतिष की सलाह पर 27 सलाहकारों के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर जो आए थे। उस समय यहाँ का जो शासक थे वो बीरमदेव या ब्रह्मदेव थे, जिन्होंने अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद से कराया और वर्तमान जो चंपावत क्षेत्र है वो दहेज में दिया और यहाँ सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया और फिर चंद्रवंश की नींव जो है यहाँ रखी गई। तो शुरुआत में आप लोग जानते हैं कि आप इतना तो कह सकें कि भीकम चंद या भीष्मचंद या बालो कल्याण चंद तक जो राजधानी चंदों की थी वो चंपावत ही रही और बाद में जाकर के जो ये राजधानी है वो कहाँ आई, आपका अल्मोड़ा आई। तो खैर हम उस पर नहीं जाते क्योंकि बहुत छोटे से उस पर बात कर रहे हैं। तो चंद्रवंश की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये भी जान लेते हैं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि सोमचंद के समय जो है यहाँ 4 आल हुआ करते थे। इन 4 आलों की बात करें तो इनमें 4 आल कौन कौन से थे देख लीजिए। सबसे पहले थे फुंगर के जो बोरा थे और इनके संबंध में माना जाता है कि ये पूर्व में जो गिडिया नदी के पार, चंपावत के पूर्व की बात कर रहे हैं, चंपावत के पूर्व में गिडिया नदी बहती है, उसके पार का गांव जो है वो फुंगर गांव या फुंगेर गांव है। ये अपने आप को असुरों के वंशज मानते हैं क्योंकि भीमपुत्र जो घटोत्कच हैं इनके कुल देवता माने जाते हैं और माना जाता है कि जब तक गोरिल देवता की स्थापना जो है यहाँ नहीं हुई तब तक फुंगर के बोराओं की जो है इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व यहाँ था और ये अपने आप को बोलते हैं कि घटोत्कच का पुत्र का नाम बरी था, जिसके नाम पर जो है इन्हें बोरा नाम प्राप्त हुआ है। ये पहले 4 आलों में से फुंगर के बोरा है, दूसरे करक्यूड़ा के कारकी हैं। पाल विलोन पट्टी में जो है इनके शुरू में वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ था। कारकियों की बात करें तो प्रारंभ में इन्हें खड़कू कहा जाता था, जो कि कटकू या सेना की सेवा के लिए जो है ये शब्द यूज किया जाता था। बाद में ये करक्यूड़ा कहा जाता है। बेसिकली करक्यूड़ा अब कारकियों का कूड़ा भी कह सकते हैं, पर करक्यूड़ा जो था वो बेसिकली किले के लिए यूज होता था। तो किले के रक्षक के तौर पर जो है कारकियों ने काम किया, इसलिए इनका नाम बाद में कारकी पड़ा। और इनके जो कुल देवता है वो गोरिल या गुलजू है, जिन्हें न्याय के देवता के तौर पर संपूर्ण कुमाऊं या संपूर्ण उत्तराखंड में जो है जाना जाता है। और संग्राम कारकी या सकराम कारकी है, वैसे अभिलेखों में इसका नाम संग्राम कारकी कहीं नहीं सकराम कारकी मिलता है। सकराम कारकी की जो वीर गाथा है गुड़ोल के रूप में जो है कारकियों में जो है सबसे फेमस सकराम कारकी ही रहे हैं। फिर आते हैं देखिए तीसरे नंबर पर मेलाकोट के तड़ागी। राजबुंगा के पूर्वी ढलान पर जो है इनका ये गढ़ी स्थित है। अभी भी इनके गढ़ी का अवशेष यहाँ मौजूद माना जाता है, जिसे भैरवा बांजबुंगा कहते हैं। भैरवा बांजबुंगा मतलब बांजबुंगा का मतलब सीधे तौर पर होता है बांजी पड़ी भूमि, मतलब जिस भूमि पर अब कोई काम नहीं होता। बुंगा जो है चंद टाइम पे शब्द यूज होता था, जिसे किला कहते हैं। ठीक, इन्हें सिट्टी पट्टी की वसूली का अधिकार था और इनके जो तड़ागी हैं उनके जो कुल देवता है वो नागनाथ है। फिर आते हैं चौधरी बुढ़ा, ये चौथे नंबर पे के जो है क्या बोलते हैं 4 आलों में चौथे नंबर पे हैं। चक्कू और ढकना गांव के चौधरी हैं, इनके कुल देवता जो है श्रीखंड है। और ये आप लोगों के 4 जो है क्या आ गए 4 आल या 4 बुढ़ा जिसे आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा, उन्होंने लिखा है कि रेशम का कारखाना जो है इंद्रचंद ने इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पर पटरंग वाली जो है एक प्रथा, शायद मैंने चंद टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से इसे बताया था कि रेशम की रंगाई पुताई के समय झूठी खबरें जो फैलाने की प्रथा थी वो पटरंग वाली जो है प्रचलन में थी। बहरहाल मैं संक्षिप्त इतिहास में जा रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल हम लोगों ने लेना चाहिए भी नहीं, इसकी जानकारी मैं ऊपर दे चुका हूँ इस पॉइंट की। देख लीजिए, इसमें मैंने इस पर वही बातें लिखी गई है, वही बातें कही गई है जिनकी हम ऊपर व्याख्या कर रहे थे। कुमाऊं का नामकरण कैसे हुआ, किस तरीके से जो है कच्छप अवतार या कुर्मावतार के कारण जो है कुमाऊं नामकरण हुआ था। उसके बाद आते हैं देखिए 1857 में बिसुंग गांव के जो कालू महाराज थे उनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई। ये तो आप लोग जानते हैं। इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, जिसके जरिए जो है इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के नाको चने चबवाने में जो है भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लद्या नदी क्षेत्र में लूलान क्षेत्र, चंपावत की जो मूल जाति है, डॉक्टर राम सिंह जी के अनुसार जो है इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि चंपावत क्षेत्र के जो मूल निवासी थे वो लूल थे। वर्तमान में चौहान, बेलखेत और झालाकुड़ी गांव में जो है ये निवासित हैं। चौहान लिखते हैं अभी ये लोग, बट मूल रूप से ये लूल कहे जाते थे। लूल जाति के लोग थे जो एक तरीके से सर्वाहारी जाति मानी जाती थी।
और इसके अलावा देखिए फुंगर गांव से जोग्यानी गौर में मलारी गांव की तरह जो है यहाँ भी खसों की जो है प्राचीन समाधियाँ पाई गई है, खोजी गई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट इन्हें हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए चंपावतों के समय में बिसुंग क्षेत्र में जो है 5 थोक हुआ करती थी। उन 5 थोक में 5 जो बड़े वहाँ के थोकदार कह लीजिए या राजपूत जातियाँ थी, उनका जो है हिस्सा था। उनमें महारा, फड़त्याल, करायत, देव और ढेक जो है इसमें शामिल थे। ये स्थानीय 5 जातियां हैं जिनको शुरू में चंदों ने 5 थोकों के रूप में जो है 5 थोकदारों के रूप में जो है मान्यता प्रदान की थी। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नरी के समय जो है अछूतोद्धार जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो खुशीराम टंडा ने जो है की थी। और यहाँ 3 बार शिल्पकार सम्मेलन हुए थे। और देखिए वो 3 बार शिल्पकार सम्मेलन कौन से थे, ये टॉपिक से इतर भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी है जी चंपावत जिले में आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है। देखिए काली कुमाऊं का पहला जो देवीधुरा में शिल्पकार समारोह का आयोजन हुआ था वो 23 अगस्त 1928 को हुआ था। इसमें शिल्पकार सभा का जो है अधिवेशन हुआ, जिसमें शिल्पकारों के लिए घृणित शब्दों का प्रयोग वर्जित किया गया। इसके अलावा शिक्षा और आर्थिक सहयोग की मांग जो है रखी गई। फिर देखिए देवीधुरा में दूसरा सम्मेलन जो हुआ था 8 अक्टूबर 1930 को हुआ। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने जो है इसमें सभापतित्व किया। देवीधुरा में ही जो है ये सम्मेलन भी आयोजित हुआ और इसमें शिल्पकारों द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का बहिष्कार और अंग्रेजी शिक्षा की अपने लिए डिमांड रखी थी। फिर देखिए देवीधुरा का तीसरा जो है शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 28 अगस्त 1931 को भवानी राम के सभापतित्व में जो है इसका आयोजन किया गया। और इसमें नागरिक और वन क्षेत्र में अधिकारों की डिमांड जो है इस अधिवेशन में रखी गई थी। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में भी जो चंपावत जिला है उसका अभूतपूर्व योगदान जो है रहा है। फिर बात करें देखिए अगले पॉइंट की ओर, तो अगला आपका आता है चंपावत जिले के प्रमुख मंदिरों को आज मैं ख़त्म करता हूं, उसके बाद जो है ये चैप्टर क्लोज करेंगे। सेकंड पार्ट में हम उससे आगे चलेंगे। तो चंपावत जिले के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहला नाम बाराही मंदिर, देवीधुरा के पाटी तहसील के देवीधुरा में जो है ये मंदिर हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन को यहाँ आषाढ़ी कौतिक का जो है आयोजन किया जाता है, जिसे बग्वाली मेला कहा जाता है, जिसे पत्थर युद्ध अब तो खैर बैन कर दिया गया। पत्थर युद्ध के लिए जो जाना जाता है आषाढ़ी कौतिक, इसे जो रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, बग्वाल मेला कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है बाराही मंदिर में आयोजित किया जाता है। माँ बाराही का प्रसिद्ध धाम है ये। फिर है हरेश्वर मंदिर, मौन पोखरी नामक स्थान पर न्याय प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध जो है शिव के समर्पित जो ये मंदिर है हरेश्वर मंदिर। फिर है झूमाधुरी का मंदिर, पाटनी गाँव में जो है चंपावत में जो है ये मंदिर है। उसके बाद है क्रांतेश्वर महादेव, जिसकी हम चर्चा ऊपर कर रहे थे कि कुर्म पर्वत शिखर पर माना ये जाता है कि यहाँ कुर्म अवतार हुआ था। यहाँ इसे कानदेव का मंदिर भी कहा जाता है, हालांकि ये मंदिर शिव को समर्पित है। फिर है भागेश्वर, थोड़ा सा तबीयत नासाज होने की वजह से खांसी बीच बीच में आ जा रही है, अब क्या कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते, नेचर कॉल है। भागेश्वर महादेव खेती खान मार्ग पर जो है ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा रमकादित्य, नाम से ही लग रहा है ना, रमक आदित्य मंदिर। तो रमक गांव पाटी तहसील में यहाँ जो है साठी का मेला लगता है। रमक आदित्य मंदिर, रमक का सूर्य मंदिर बोला जाता है इसे। और यहाँ याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ जो है साठी का मेला जो है आयोजित किया जाता है। देन आता है अखिल तारिणी मंदिर, लोहाघाट के निकट है, दिगाली चौड़ में जो है ये मंदिर है। उसके अलावा कांकर जो है शारदा नदी के तट पर बिल्कुल टनकपुर में, इसे ब्रह्मा की तपस्थली माना जाता है, कांकर नामक जो मंदिर है। फिर आता है हिंगला देवी मंदिर, ललवा पानी के निकट जो है कानदेव पर्वत पर हिंगला देवी का मंदिर है। इसके अलावा घटोत्कच या घटकू मंदिर, गिड्डिया नदी के पार फुंगर गांव के सही समीप, क्योंकि फुंगर के जो बोरा है, फुंगेर या फुंगर, वो उनके आराध्य है, तो फुंगर गांव के समीप ही जो है यहाँ है। यहाँ मंदिर में घटकू की बीड़ी नाम से जो है एक सुरंग है। लोक मान्यता क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा फेमस लोक मान्यता ये है कि कभी जब सूखा पड़ जाता है या अधिक बारिश होती है तो इस एक तरीके से धर्मशिला नामक स्थान है इस घटकों की बीड़ी में। धर्मशिला नामक स्थान से जल ला करके इसमें
मौजूद जो घड़ा, यहाँ पे जो घड़ा रखा है, इसमें 5 बार पानी डाले जाने की परंपरा है। यदि बीड़ी जो ये छोटी सुरंग है वो भर जाए तो माना जाता है कि शीघ्र वर्षा होने वाली है, और अगर ऐसा नहीं है, शीघ्र वर्षा नहीं होने वाली है, तो माना जाता है कि सैकड़ों घड़े पानी डालने के बाद भी जो ये बीड़ी है वो कभी नहीं भरती। तो घटकों की बीड़ी के नाम से जो है इस सुरंग को, जिस सुरंग को बोला जाता है, वो लोक मान्यता में या स्थानीय मान्यता में सूखा या अतिवृष्टि होने का परिचायक भी जो है इससे पता लगाते हैं स्थानीय लोग। इसके अलावा देखिएगा, ये माना जाता है कि इस बीड़ी में दूध डाले जाने पर दूध 2 किलोमीटर दूर जो हिडिंबा मंदिर है, जो कि घटोत्कच की माता जी का मंदिर है, तो हिडिंबा मंदिर में चले जाता है, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के नीचे जो है उत्तर वाहिनी गंडकी नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन मैंने शायद ज्योग्राफी में आपको अच्छे से क्लियर कराया था कि उत्तराखंड की कुछ ही नदियाँ हैं जो उत्तर गामिनी है, उत्तर की ओर बहती है, उनमें से गंडकी नदी भी एक है। फिर आता है देखिए लड़ीधुरा का मंदिर, बाराकोट में स्थित माँ भगवती का मंदिर, इसे पद्मा देवी का मंदिर कहा जाता है। देन श्री कालचक्र नौमाना मंदिर जो पिथौरागढ़ में मोस्ट फेमस है, मोस्टा देवता का जो मंदिर है, उसी के स्वरूप में, क्योंकि माना जाता है कि मोस्टा देवता नेपाल से लाए गए। और आप लोगों को एक जानकारी, आप लोग गूगल करिएगा प्लीज़ इस बारे में, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा टॉपिक से इतर भी है। जो मोस्टा देवता है ना, ये नेपाल से आए तो हम लोग कहते हैं, नेपाल से आए ये माना जाता है। और ये इसका जो है कालचक्र नौमाना जो है मंगरोड़ी गांव, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मंगरोड़ी गांव में जो है स्थित है, ये चंपावत में है। बट मोस्टा देवता का जो बड़ा मंदिर है वो आपका पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ में मोस्टा देवता का बड़ा मंदिर है। इसके अलावा मोस्टा एक ऐसा समुदाय भी है, मतलब इसे ये अपने आप को अलग समुदाय मानता है, बिल्कुल अलग, सेपरेट। आप लोग मोस्टा कम्युनिटी सर्च करिएगा तो आप लोग पाएंगे कि नेपाल में जो है एक बहुत बड़ा समुदाय है मोस्टा देवता को मानने वाला। और ये बलि प्रथा पर विशेष जो है बल देते हैं, बलि प्रथा को मानते हैं, मांसाहार जो है को वैलिड मानते हैं लोग। और ये एक, जैसे हम लोग बात करें ना, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, तो उनमें से मोस्टा को मानने वाला एक अलग ही समुदाय, अपने आप को धार्मिक तौर पर सेपरेट मानते हैं लोग। बहुत बड़ा समुदाय है ये एक तरीके का, और बहुत बड़ी लोक मान्यता है। तो इसे आप लोग गूगल में थोड़ा सा जा करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर आता है बालेश्वर या बालेश्वर मंदिर। देसठ देव, उद्यानचंद, क्राचल्य देव, ज्ञानचंद इत्यादि के लेख समय समय पर जो है यहाँ उत्कीर्ण हमें प्राप्त हुए हैं। 1420 में इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था वो उद्यानचंद के द्वारा किया गया था। शिखर शैली में जो है ये मंदिर बना हुआ है। और ये शिखर शैली आप लोगों को पता है, शिखर और नाग शैली उत्तराखंड की 2 प्रमुख शैलियाँ रही हैं कत्यूर टाइम पीरियड में। तो कत्यूर काल का ही जो है ये मंदिर बना हुआ है। फिर आता है मानेश्वर मंदिर। मानसखंड में इसे मानसरोवर हर या मानेश्वर नाम से संबोधित किया गया है। इसके निकट ही एक बावड़ी है, और उस बावड़ी के संबंध में बोला जाता है कि युधिष्ठिर ने तीर से जो है इसमें पानी निकाला था। क्योंकि मैंने पहले ही कहा हम उत्तराखंड के अधिवासी है, और उत्तराखंड की अधिकतर जो लोक मान्यताएं हैं वो महाभारत या रामायण में जाके समाप्त होती है। तो ये भी महाभारत काल से जो है इसे जोड़ा जाता है। 1208 में निर्भय चंद ने जो है इस मंदिर का निर्माण किया, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पशुओं का प्रसिद्ध जो है मेला, मानेश्वर मेला लगता है। याद रखिएगा, मानेश्वर का मेला पूरी तरीके से पशुओं को समर्पित मेला है। और अगर ये पूछता है कि पशुओं को समर्पित मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो चंपावत में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। फिर है खेती खान का सूर्य मंदिर। देखिए, खेती खान के सूर्य मंदिर की बात करें, इसे भी आप लोग फटाफट से देख लीजिए कि 11वीं सदी से पूर्व में ही जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दीपावली के समय यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे दीपोत्सव के नाम से जो है जाना जाता है। फिर है एड़ी फटक शिला मंदिर। गहतोड़ा गांव के ऊपर की चोटी पर हरे रंग में जो है यहाँ शिवलिंग है। भानुदेव गहतोड़ी द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। एड़ी फटक शिला जो है बहुत ज़्यादा एड़धो के रूप में जो है बहुत प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा, एड़ी देवता को एक बार ये कुछ सवाल पूछा जा चुका है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा देवता जो है धनुष बाण के साथ जिनकी पूजा की जाती है, तो एड़ी फटक शिला जो है, एड़ी देवता जो है वो रक्षक देवता के तौर पर माने जाते हैं, वीर रक्षक देवता के तौर पर। तो ये हमेशा आपको धनुष बाण के साथ ही नजर आएंगे। नेक्स्ट है गोरखनाथ धाम। नेपाल से संलग्न एक च नामक कस्बा है
और ये माना जाता है कि सतयुग में निरंतर जो है यहाँ पर धुनी जलती आ रही है। और गोरखनाथ के नाम पर जो है गोरखा काल में यहाँ राजमुद्रा और राजमुकुट जो है चढ़ाए गए। गोरखनाथ की चरण पादुका के चिन्ह यहाँ हैं। तो जैसे गोरखाओं की उत्पत्ति के संबंध में आप लोग वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देखिएगा, किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ के नाम पर गोरखों का नाम गोरखा पड़ा। तो आप लोगों की गलतफहमी, हमेशा हर नेपाली को देख के गोरखा कह देते हैं, ये आप लोगों की गलतफहमी है। तो वो क्यों, आप लोग एक बार जा करके जरूर पढ़िएगा। क्या है, जय महाकाली आयो गोरखाली करके मैंने शीर्षक से एक वीडियो ऑलरेडी नेपाली राइज पे बना रखा है, गोरखाली राइज पे। फिर आता है अगला मंदिर केलपालेश्वर मंदिर। खुर्राधार चोटी पर चंपावत के समीप जो है ये मंदिर है। यहाँ चंद राजा ने जो है स्वर्ण जड़ित पगड़ी पहनाई थी। आज भी यहाँ जो पगड़ी है वो चढ़ाई पगड़ी का कपड़ा ही जो है चढ़ावे में चढ़ाया जाता है, जिसे चनेऊ कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक संदर्भों में। फिर है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। वारसी नामक गांव में 1993 में इसकी खोज की गई। यहाँ 5 गुफाएं हैं, सरोवर गुफा, पंच गुफा, भैरव गुफा, गणेश गुफा, गोटपड़िया गुफा भी इसे कहा जाता है, और रुद्रेश्वर गुफा जो है। यहाँ 5 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। देखिए 1 2 3 4 5 सरोवर, पंच, भैरव, गणेश और रुद्रेश्वर, इसीलिए इसे पाताल रुद्रेश्वर, पाताल भुवनेश्वर के ही सादृश्य होने की वजह से इसे पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहा जाता है। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में है और पाताल रुद्रेश्वर जो है वो चंपावत में है। फिर है बाणासुर का किला। यहाँ पर देखिए राजा बलि का सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था, ये माना जाता है। और लोहाघाट के समीप कर्णकड़ायत में जो है ये बाणासुर का किला है। किले के नीचे एक गुफा भी है। और फिर आपका देखिए क्या बोलते हैं, मंदिरों की बात करें तो एक लंबी सूची जो है यहाँ मंदिरों की है। चलिए इसे ख़त्म ही करते हैं, इनको मैं बाद में आप लोगों को ले करके चलूँगा। फिर ब्यानधुरा का ऐतिहासिक मेला, धनुष बाण लिए ये देवता, मैं इसे बता दिया है। लोक देवताओं में की विधानसभा जो है ब्यानधुरा को कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। ब्यानधुरा का एड़ी देवता, चंपावत के लगभग प्रत्येक घर में जो है एड़ी देवता का पूजन होता है। धनुष बाण लिए प्रसिद्ध देवता है। और याद रखिएगा कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि लोक देवताओं की विधानसभा किसे कहा जाता है, तो वो ब्यानधुरा को कहा जाता है। फिर है दीपेश्वर मंदिर। दीपेश्वर मंदिर जो है पांडवनी और उत्तरगढ़ गण जो है छोटी सी नदियां हैं, ये दोनों की दोनों, इनके संगम पर जो है चंपावत में दीपेश्वर मंदिर है। यहाँ माना जाता है कि पांडवों ने कभी घराट लगाया था, पंचक्की लगाई थी। फिर है भीमशिला, बाराही देवी मंदिर के दक्षिण में स्थित है, इसे रणशिला के तौर पर भी जाना जाता है। फिर है मीठा रीठा साहिब, क्षेत्र का सबसे पुराना जो है, इस क्षेत्र का जो पुराना नाम था वो चौड़ा मेहता था। क्या बोलते हैं, रतिया और लधिया नदी के संगम पर जो है देवपुरी गांव में जो है ये मीठा रीठा साहिब स्थित है। और इसके अलावा नानक देव बाला मर्दाना यहाँ जो है आए थे 1931 नहीं बल्कि 1960 के बाद जो है इसकी गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 1960 के बाद जो है इस गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ हुआ है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि यहाँ जोड़ मेले का जो है आयोजन मीठा रीठा साहिब में किया जाता है। अब इसके संबंध में एक कहावत है कि क्या बोलते हैं, गुरु नानक देव बाला मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। आमतौर पर रीठा आप लोगों ने देखा होगा, रीठे से साबुन या वो सारी चीज़ें बनती हैं। पुराने समय में लोग कपड़े धोने का प्रयोग जो है इसी से करते थे। तो कहा यह जाता है कि जो मीठा रीठा साहब हैं, यहाँ जब ये लोग पहुँचे थे तो नदी के तट पर ये ठहरे थे और यहाँ रीठे का पेड़ हुआ करता था। तो बाला मर्दाना को जो कि नानक देव के साथ आए थे मानसरोवर यात्रा के समय ये लोग यहाँ आए थे। तो बाला मर्दाना को जब भूख लगी तो उन्होंने नानक देव से कहा, गुरु नानक देव से कहा कि क्या बोलते हैं, मुझे भूख लग रही है और भूख लगने के यहाँ खाने की कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि बाला जो है तुम यहाँ पे रीठे का पेड़ है, रीठा जो है आप खा लीजिए। तो बाला मर्दाना बड़ा चौंकते हैं, बोलते तो रीठा तो बहुत कड़वा होता है, मैं ये कड़वा कैसे खा सकूँगा। तो नानक देव कहते हैं एक बार तोड़ के खा तो लो। तो बाला मर्दाना उसे चखते हैं तो जो ये रीठा है उसका स्वाद जो है कड़वा होने की बजाय मीठा होता है। और तभी से जो है इसका नाम मीठा रीठा साहिब या मीठा रीठा कहा जाता है। इस क्षेत्र को मीठा रीठा, यहाँ पर 2 ही पेड़ जो हैं और वो दोनों ही पेड़ों का केवल रीठा मीठा है। अन्य जगहों पर जो है ये रीठा हमेशा कड़वा ही देखने को मिलता है। और यहाँ जाएंगे तो प्रसाद स्वरूप आपको ये मीठा रीठा दिया भी जाता है। ठीक है, खैर ज़्यादा लंबा हम लोग इस पे नहीं चलते इतिहास पे। और ये करेक्ट कर लीजिए 1931 की बजाय 1960 के बाद जो है इसका गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है।
फिर है न्याय के देवता गोरिल, चंपावत के गोरिल चौड़ मैदान में गोलजू का मूल स्थान। ये क्वेश्चन भी यूके SSS ने पहले ही पूछ लिया है। फिर है मचवाल, देवीधुरा के मुचकंद ऋषि का प्राचीन आश्रम मचवाल के रूप में जाना जाता है। फिर चमदेवल का सूर्य मंदिर है। फिर झूठा मंदिर है। झूठा मंदिर सुन करके थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। पूर्णागिरी, पहले मैं पूर्णागिरी माता पे चलता हूँ। पूर्णागिरी देश के 108 सिद्धपीठों में से एक, शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता सती की जो नाभि थी वो गिरी थी, इसलिए यहाँ नाभि की पूजा जो है होती है। आज यहाँ उत्तराखंड का सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो है मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। ये मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर है और इसी मंदिर के रास्ते पे आपका ये झूठा मंदिर आता है। माना जाता है कि एक कोई सेठ था, उस सेठ के संबंध में ये कहावत है कि वो क्या करता, उसने क्या किया, माँ पूर्णागिरी के सामने अपनी मन्नत रखी, बोला कि मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं आपको एक सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा। और कहा जाता है कि उस सेठ की मनोकामना जो है पूरी हो गई। जब सेठ की मनोकामना पूरी हो गई तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार सोने का मंदिर चढ़ाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने क्या किया, सोने की बजाय पीतल का मंदिर बना करके वो लेके जाने लगा। क्योंकि पूर्णागिरी धाम में बहुत लंबी पैदल यात्रा है, तो मार्ग पर जो सेवक इसके मंदिर लेकर के जा रहे थे वो उन्होंने क्या बोलते हैं, विश्राम के लिए उस मंदिर को कंधों से नीचे उतारा। और माना जाता है कि वो मंदिर जब नीचे उतारा गया तो दोबारा उस मंदिर को वो दोबारा उठा पाने में सक्षम नहीं हुए। माँ पूर्णागिरी की ऐसी कुदृष्टि उन पर पड़ी और वो मंदिर वहीं जड़वत हो गया। और क्योंकि उसने झूठ बोल करके सोने की बजाय पीतल का मंदिर चढ़ाने की कोशिश करी थी, इसीलिए जो है इस मंदिर को झूठा मंदिर कहा जाता है। फिर आता है आपका पंचेश्वर, महाभारतकालीन 5 नदियों का उद्गम यहाँ जो है माना जाता है। यहाँ चौमू के रूप में शिव की आराधना होती है। इसके अलावा पंचमुखी महादेव मंदिर टनकपुर में जो है ये मंदिर है। इसके अलावा लोग क्षेत्रीय तौर पर जो मंदिर है, माँ कड़ाई देवी का मंदिर, लदौनधुरा मंदिर, डिप्टेश्वर मंदिर और ऋषेश्वर महादेव मंदिर, ढेरनाथ मंदिर और इस जिले के जो है प्रमुख अन्य मंदिरों में हैं। मैं इसे आज यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल हम लोग प्रमुख नगर वगैरह इस जिले के पढ़ने वाले हैं और प्रमुख नगर जैसे ही ख़त्म होंगे हम चंपावत के किले देखेंगे। किलों के बाद विविध तथ्य, विभिन्न तथ्यों के बाद नदियों के बाद आप लोग जिले के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही जिले के प्रमुख व्यक्तित्व होंगे उसके बाद चंपावत के मेले और फिर आप लोग लास्ट टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। अगले दिन इस ज़िले के दूसरे भाग के साथ हम आप लोगों के बीच रहेंगे। और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो इतने सारे लोग जो देख रहे होते हैं अंतिम तक जो टिकता है, आप लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट में आप अगर थम्स अप भी कर देंगे तो ये एक सराहना होती है, मोटिवेशन होता है कि हाँ भाई इतने लोग जो है इसे स्वीकार रहे हैं। इसलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। आज के लिए शुक्रिया। अगले दिन मिलते हैं इसी के दूसरे भाग में। फिर बागेश्वर और चंपावत जिले का संयुक्त आपका क्विज आयोजित किया जाएगा। तो आज के लिए शुभ दिन।